So hey, hi, hello everyone, welcome back. So hope so you guys are going well. So लास्ट वीडियो में हमने मेथड सिग्नेचर देखा था, काफ़ी अच्छे से मेथड सिग्नेचर के हर एक पार्ट को हमने कवर किया था। एक बार फिर से नज़र दौड़ा दौड़ा लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या किया, ताकि जो अगर डायरेक्ट ये वीडियो देखना है तो वो पीछे वीडियो देख सकें इस कंटेंट फ्लो की हेल्प से। तो सबसे पहले हमने सिक्योरिटी यूनिट में डेटा हाइडिंग, अब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन एंड टाइटली इनकैप्सुलेशन देखा। उसके बाद हमने इनहेरिटेंस देखा, जिसे हम इज रिलेशनशिप भी कहते हैं। फिर एग्रीगेशन और कंपोजिशन, दैट इज नथिंग बट द हैजर रिलेशनशिप। यूनिट 3 हमने ये भी कवर किया। यूनिट 4 हम स्टार्ट किए हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट करने से पहले हमने मेथड सिग्नेचर देखा था, और मैंने बताया था कि मेथड सिग्नेचर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए। तो इसलिए हमने मेथड सिग्नेचर पढ़ लिया। अब अगर आपने मेथड सिग्नेचर अभी नहीं देखा है और आप ये पॉलीमॉर्फिज्म का लेक्चर देखने आए हो, तो आप प्लीज रिक्वेस्ट यू कि आप पहले मेथड सिग्नेचर के अबाउट में देख लो, जान लो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में भी दे दूंगा मेथड सिग्नेचर के अबाउट में। अदरवाइज आप सीधे सीधे प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज होती है? सबसे पहली चीज, पॉलीमॉर्फिज्म की डिफिनीशन क्या होती है? तो अगर पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम मोटा मोटा समझें या सिंपल लैंग्वेज में समझें कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज होती है, तो इसका मतलब एक वे में अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर कोई पर्सन है, उसके अंदर एबिलिटी है क्रिकेट खेलने की, उसके अंदर उसी के अंदर एबिलिटी है फुटबॉल खेलने की, उसी पर्सन के अंदर एबिलिटी है बास्केटबॉल खेलने की। तो एक सिंगल पर्सन, उसके अंदर हमने तीन एबिलिटी देखी, एक बास्केटबॉल खेलने की, एक क्रिकेट खेलने की, एक फुटबॉल खेलने की। तो एक सेम पर्सन अगर तीन तीन बिहेवियर वाले परफॉर्मेंस कर सकता है, तीन तीन फंक्शनैलिटी दे सकता है, तो वो एक्चुअली में पॉलीमॉर्फिज्म अकर करता है, उस एक्चुअल में पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का भी यही काम है, यही मीनिंग है, यही डेफिनेशन है कि इन जावा अगर देख लें तो कोई एक ऐसा क्लास, या कह सकते हैं एक ऐसा मेथड, या कह सकते हैं कैसी कोई थिंग्स जो डिफरेंट डिफरेंट एक ऐसा मेथड कह लेते हैं, अगर सिंपल वे में कहें जावा में, तो एक ऐसा मेथड जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी रखता हो, ठीक है, उस मेथड को हम कह देते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स कितने होते हैं, ये चीज हम देख लेते हैं। अभी जब हम एग्जांपल से समझेंगे दोनों को, एग्जांपल से पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी तो बस आप मेरी बातों को सुनो एंड समझो यहाँ पे कि पॉलीमॉर्फिज्म होता है क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, उसकी जरूरत क्यों होती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आप देखोगे, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, और ये अक्सर करके इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला पॉलीमॉर्फिज्म है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम कहते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या अर्ली बाइंडिंग। दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको कहते हैं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। अब जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, उसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं, या अर्ली बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं, ये हम जब एग्जांपल लेंगे तो ये सारी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो अभी इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं, तो फिलहाल के लिए बस इतना जान लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है, ठीक है, इन जावा, ठीक है। इन सम सिंपल लैंग्वेज की a single person can play cricket, a single person that the same person can play basketball, the same person can play the football, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी है एक सेम पर्सन के अंदर, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। ओके, अब हम पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, फिर हम एक एग्जांपल लेंगे, सारे पॉलीमॉर्फिज्म को समझेंगे। बिफोर दैट पॉलीमॉर्फिज्म में हम दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो इस लेक्चर में हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अबाउट में डिस्कस करेंगे। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम ओवरलोडिंग भी कहते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग के अबाउट में हम आज पढ़ेंगे, पूरा डिस्कस ये मेथड ओवरलोडिंग के अबाउट में होगा। जो भी एक आधा घंटा जो भी लगेगा, हम मेथड ओवरलोडिंग के अबाउट में ही डिस्कस करेंगे और डीप नॉलेज लेंगे, हर एक पॉसिबल केसेस को कवर करेंगे एंड कंक्लूजन्स को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ओवरराइडिंग, दैट इज नथिंग बट द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम ओवरलोडिंग यानी कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि अर्ली बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, तीन नामे हैं। या तो आपको ओवरलोडिंग पूछ लिया जाएगा, या तो आपको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पूछ लिया जाएगा, या तो आपको अर्ली बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म पूछ लिया जाएगा, या चौथा आपको स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म पूछ लिया जाएगा। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको याद रखने हैं।
ठीक है। ओके, सो अब हम कुछ स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, और हाँ, ये जो नोट्स हैं, ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ले सकते हो। फिर भी आपको अगर नोट्स को डाउनलोड वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ लेट मी नो। मैं एक फ्रेश लिंक आपको दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, गेटहब लिंक का। ठीक है। ओके, सो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि हमें पॉलीमॉर्फिज्म की जरूरत क्यों पड़ी। हम ओवरलोडिंग भूल जाते हैं, यानी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भूल जाते हैं, एंड ओवरराइडिंग, दैट इज नोन एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भूल जाते हैं। हम अभी याद रखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम एक पर्सन जब डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी वाला काम कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंस कर सकता है, तो उससे हमारी क्या क्या चीजें बचत हो सकती हैं। हमारी एनर्जी बचत हो सकती है, हमारा टाइम बचत हो सकता है, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती है। दैट इज वाई वी नीड पॉलीमॉर्फिज्म। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कब जरूरत पड़ती है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कब जरूरत पड़ती है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कब जरूरत पड़ती है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए सबसे पहली चीज हमें ओवरलोडिंग समझनी होगी। ठीक है, ओवरलोडिंग ही क्या है, हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। तो ओवरलोडिंग क्या चीज होती है, नाम से पता चल रहा है कि किसी भी मेथड को ओवरलोड कर देना। मतलब अगर उस मेथड के अंदर कोई और फंक्शनैलिटी थी तो उस फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर देना या डिक्रीज कर देना, या उस फंक्शनैलिटी को हटा के दूसरी फंक्शनैलिटी रख देना। मतलब उस फंक्शनैलिटी के अंदर उस मेथड की जो परफॉर्मेंस थी, उस मेथड के अंदर जो फंक्शन थे, उन सारे फंक्शंस में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देना, तो वो क्या हो गया, ओवरलोड हो गया, जिसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे है, टू मेथड हैव सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट टाइप। लास्ट वीडियो में अब जिसने मेथड सिग्नेचर नहीं पढ़ा वो इस लाइन को नहीं समझ पाएगा। मेथड सिग्नेचर क्या फॉलो करता है, मेथड सिग्नेचर क्या कहता है कि यू हैव टू रिमेंबर ओनली टू थिंग दैट इज इंक्लूडेड इन द मेथड सिग्नेचर, व्हिच इज मेथड नेम एंड फॉलोड बाय द आर्गुमेंट व्हाट वी हैव पास्ड। मेथड सिग्नेचर के अंदर सिर्फ दो चीजें हमें याद करनी होती है, एक मेथड का नेम होता है जो मेथड सिग्नेचर के अंदर इंक्लूड होता है, दूसरा उस मेथड में क्या आर्गुमेंट पास किया गया है वो इंक्लूड होता है मेथड सिग्नेचर के अंदर। इसके अलावा कोई एक्सेप्शन थ्रो किया गया है, क्या एक्सेस मॉडिफायर यूज किया गया है, क्या रिटर्न टाइप यूज किया है, वी डोंट केयर अबाउट इट, ये मेथड सिग्नेचर के अंदर नहीं आता है। ठीक है। ओके, सो ये कह रहा है ओवरलोडिंग उसे कहते हैं कि जो दो मेथड होते हैं उनमें उनके नाम सेम हो लेकिन आर्गुमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो। इस लाइन का मतलब थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, अगर जिसको अभी भी समझ में नहीं आया है, जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इस वाली लाइन को समझने का ही एग्जाम्पल है। अगर इसको यहाँ नहीं समझ में आया वो यहाँ समझ ले एग्जाम्पल से। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि एक मेथड है void m1 int I, तो यहाँ पे मेथड का नाम है m1, आर्गुमेंट क्या है, इंटीजर टाइप। अब इसी मेथड को हमने चेंज कर दिया, नेम तो सेम रखा लेकिन हमने आर्गुमेंट चेंज कर दिया। दैट इज व्हाट रिटन अबव, टू मेथड हैव सेम नेम, टू मेथड हैव सेम नेम, m1 इधर भी है m1 इधर भी है, बट डिफरेंट आर्गुमेंट टाइप। लेकिन आर्गुमेंट टाइप डिफरेंट हो, नेम सेम हो, आर्गुमेंट टाइप डिफरेंट हो, तो इसे कह देते हैं हम ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे क्या है, m1 इज ओवरलोडेड, M1 इज ओवरलोडेड। पहले M1 क्या था, इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट ले रहा था, अब इसको ओवरलोड करके हमने डबल टाइप का आर्गुमेंट ले लिया। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, या हमें ओवरलोडिंग की जरूरत क्यों पड़ी। What is the need of overloading? What is the need of compile time polymorphism? What is the need of static polymorphism? What is the need of early binding polymorphism? ये सारे क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, तो इसको हम समझते हैं। एक केस लेते हैं, एक सिनारियो लेते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। सी प्रोग्रामिंग कोई ऊप्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड लैंग्वेज नहीं है, तो अगर ऊप्स कॉन्सेप्ट के बेस में लैंग्वेज नहीं है तो उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा। उप्स क्या ही फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना वो पॉलीमॉर्फिज्म। तो जब उप्स पे बेस्ड नहीं है तो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा, अगर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है तो पॉलीमॉर्फिज्म के दोनों टाइप्स नहीं होंगे, यानी कि ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग नहीं होगा, यानी कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा। अभी ये नहीं है तो यानी ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट वो अप्लाई नहीं होता है। तो अगर एक सिनारियो लेते हैं, सी लैंग्वेज में एक मेथड होता है एबीएस, जो कि रिटर्न करता है एब्सोलूट वैल्यू। ठीक है, एबीएस फंक्शन रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप, ओनली इंटीजर टाइप, ओनली इंटीजर टाइप। अब एबीएस में अगर हमने सपोज यहाँ पे हमने 10 पास किया तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमें देगा ये। लेकिन अगर हमें सपोज हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए डबल वैल्यू की, मैं डबल वैल्यू यहाँ पे चाहता हूँ, 10D चाहता हूँ, मतलब डबल वैल्यू की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, या फ्लोट वैल्यू की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। तो ये तो फंक्शन जो डिफाइन है, ये जो फंक्शन डिफाइन है एबीएस, ये मेथड जो डिफाइन है एबीएस, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू के लिए डिफाइन है, हम इसको ओवरलोड नहीं कर सकते हैं।
अब अगर हमें फ्लोट वैल्यू का चाहिए तो हमें फिर से कोई एक नया फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ इंटीजर टाइप के लिए फंक्शन तो डिफाइन है, यहाँ 10 के लिए तो हम निकल जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी निकल जाएगी। लेकिन सपोज हमें लॉन्ग टाइप की वैल्यू के लिए हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ फंक्शन नेम चेंज कर देना पड़ेगा, मेथड नेम चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई नहीं है। अगर ओवरलोडिंग होता तो मेथड नेम सेम रहने देते और यहाँ पे वो आर्गुमेंट हम चेंज कर देते, तो ये ओवरलोड हो जाता और यहाँ पे ये वर्क करता। लेकिन हमारे सी में ऐसा एप्लीकेबल नहीं है, तो हमें नया नया फंक्शन देना पड़ेगा। सपोज मुझे अब डबल का निकालना, तो डबल के लिए एक अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा, इंट के लिए अलग फंक्शन बनाना पड़ा, लॉन्ग के लिए लॉन्ग टाइप की वैल्यू के लिए अलग फंक्शन बनाना पड़ा, डबल टाइप के वैल्यू के लिए अलग फंक्शन बनाना पड़ा। तो इस तरीके से हर एक चीज के लिए अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ा। आप देख रहे हो कितना बर्डन बढ़ जाएगा, कितना ओवरहेड बढ़ जाएगा बिना ओवरलोडिंग के। लेकिन अब सिनेरियो 2 देखो, आपकी जावा प्रोग्रामिंग एक ओप्स कॉन्सेप्ट बेस्ड लैंग्वेज है। इसमें ओप्स के फीचर्स सारे सपोर्टेड हैं। तो जब ओप्स के फीचर सपोर्टेड है यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्टेड है। अब पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्टेड है, इसका मतलब है कि ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग सपोर्टेड है। अब जब ओवरलोडिंग सपोर्टेड है तो हमें यहाँ सी प्रोग्रामिंग की तरह हर एक टाइप आर्गुमेंट टाइप के लिए अलग फंक्शन नहीं बनाना था, हमें यहाँ पे बस ओवरलोड कर देना है। सपोज एबीएस नाम का कोई फंक्शन है, अब इसको हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, अब इसको हमने ओवरलोड करके इसमें इंटीजर टाइप बना दिया। अब इसी को ओवरलोड करके हमने लॉन्ग टाइप बना दिया, इसी को ओवरलोड करके हमने डबल टाइप बना दिया, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमें अलग अलग फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। मेथड नेम सेम रहा, बस हमने आर्गुमेंट चेंज कर दिया। दैट इज नथिंग बट द ओवरलोडिंग, है ना? समझ में आएंगे? यहाँ यही तो ओवरलोडिंग है। तो ये कितना, बिना ओवरलोडिंग के कितना बर्डन बढ़ जाएगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसमें ओवरलोडिंग नहीं है, कितनी हेडेक हो जाती है। ठीक है, ओके। तो एफिशिएंसी कम हो जाती है बिना ओवरलोडिंग के। तो कितना आप समझ रहे हो, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है हमारी ओवरलोडिंग या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एफिशिएंसी वे, राइट? दीज ऑल आर ओवरलोडेड मेथड ऑफ एबीएस मेथड। यही तो हुआ, ओवरलोडेड मेथड हुआ। ओवरलोडिंग क्या कहता है कि मेथड नेम सेम हो, बाकी आर्गुमेंट चेंज कर दो, आप उसको अलग फंक्शन, अलग अलग बिहेवियर के लिए बना लो, उसे अलग कोई फंक्शनैलिटी दे दो, है ना? इसके हिसाब से हमें बनाना। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें देखनी है। अब हम कुछ केसेस देखेंगे, उन केसेस की हेल्प से हम समझेंगे। ठीक है, तो एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल की हेल्प से समझता हूँ कि वो लोडिंग क्या चीज होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ। एक टेस्ट डॉट जावा नाम की एक मैंने फाइल बनाई है, इसके अंदर हम यहाँ पे लेते हैं क्लास टेस्ट। इसके अंदर एक क्लास बनाया टेस्ट नेम का। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक ऐड। ठीक है, पब्लिक पब्लिक वाइड ऐड। अब इसके अंदर मैंने इंट ए कमा इंट बी कमा इंट इंट ए कमा इंट बी, दो नंबर लिख लिया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये दो नंबर लेगा, दो नंबर को जोड़ेगा और जोड़ के रिटर्न कर देगा। दैट इज हाउ सिंपल ना। तो इसमें हम कुछ मैसेज डाल देते हैं, रिजल्ट 1, रिजल्ट 1। यहाँ पे a प्लस बी हमने कर दिया, सिंपल। हमने यहाँ पे a प्लस बी कर दिया, दैट इज सो सिंपल। अब इसी मेथड को हम कॉपी करते हैं, इसी मेथड को हम कॉपी करते हैं एंड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। सपोज किसी को हम में से किसी को दो नंबर का प्लस नहीं चाहिए, हमें तीन नंबर का प्लस चाहिए। हमें दो नंबर का एडिशन नहीं चाहिए, हमें तीन नंबर का एडिशन चाहिए। तो अब क्या आप फिर से नया फंक्शन बनाएंगे उसके लिए? नहीं, उसी फंक्शन को हम ओवरलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओवरलोड कर दिया। क्या किया? ओवरलोड कर दिया। यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट चेंज कर दिया। इसमें दो आर्गुमेंट थे इंटीजर टाइप के और इसमें मैंने तीन आर्गुमेंट रख दिए, तो ये चीजें चेंज हो गई। अगर ये आर्गुमेंट हमने यहाँ सेम रखते, अगर आर्गुमेंट हम यहाँ पे सेम रखते, तब तो ये मेथड सिग्नेचर की कॉन्सेप्ट आ जाता और यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन है, ऐड मेथड ऑलरेडी डिफाइन है ना? तो इसीलिए ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आया और यहाँ पे हमने लगा दिया, तीन आर्गुमेंट लगा लिया। अब सेम मेथड, एडिशन मेथड, जो दो नंबर्स को जोड़ रहा था, अब वो तीन नंबर्स को ऐड करके रिटर्न कर देगा, तीन नंबर को ऐड करके रिटर्न कर देगा। मैं यहाँ पे सी लगा देता हूँ, सिंपल। अब इसी मेथड को मैं यहाँ पे, अब ये चीज क्या है? ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग है, सिंपल है। अब इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज, एक बार और ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट रखता हूँ मैं यहाँ पे। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड
इस बार मैं 4 नंबर का चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो एडिशन आए वो 4 नंबर के एडिशन आए। ठीक है, जैसे तीन, पहले 2 नंबर का एडिशन आया, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, तो ये भी क्या हो गया, ओवरलोडिंग हो गया। कौन ओवरलोड हो रहा है, एड मेथड लोड हो रहा है। ठीक है, एड मेथड इज बीइंग ओवरलोडेड, एड मेथड इज बीइंग ओवरलोडेड, है ना। तो ये है ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं चाहूं, अब मेरे पास कितनी फंक्शनैलिटी है, 3 फंक्शनैलिटी है। या तो मैं चाहूं तो 2 नंबर को प्लस करके दे सकता हूं, या तो चाहूं मैं 3 नंबर को प्लस कर सकता हूं, या तो मैं चाहूं 4 नंबर को प्लस करके मैं रिजल्ट दे दूं, है ना। सही है ना, अच्छी चीज है कि नहीं, सही है, समझ में आया। ये रिजल्ट 3, सिंपल। अब यहाँ पे एक मैं क्या करता हूँ, मेन मेथड बना लेता हूँ, एक मेन मेथड बना लेता हूँ, सिंपल। और इस मेन मेथड में मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टेस्ट क्लास का, टेस्ट ऑब्जेक्ट न्यू टेस्ट, ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन के ओबीजे नाम के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब इस ओबीजे से हम सारे मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो ऐड मैंने जैसे लिखा, अब मैं जैसे ही ऐड लिखूंगा मेरे पास 3 फंक्शनैलिटी आ रही है, एक इंट ए कॉमा इंट बी, एक इंट ए कॉमा इंट बी इंट सी, एक इंट ए बी सी डी, 4 नंबर प्लस करने के लिए। अब मैं चाहता हूं 4 नंबर मुझे प्लस करना है। ठीक है, 4 नंबर प्लस, तो मैं 4 नंबर यहां से पास करूंगा, पास कर दिया मैंने, सिंपली पास कर दिया। अब मैं इसे सेव करके एग्जीक्यूट करूंगा, मुझे रिजल्ट 3 मिलेगा। जेट, वेट मिनट, अब मुझे रिजल्ट 3 मिलेगा, इजंट इट। क्या प्रॉब्लम है, सिस्टम अचानक से स्लो क्यों हो गया। सिस्टम स्लो हो गया गाइस। ओके सो हो गया, वेट मिनट, जावा टेस्ट, सिंपल। अब देखो रिजल्ट 3 इज 9, हमें 4 नंबर का एडिशन मिल गया। अब मैं चाहता हूं यार मुझे 4 नंबर का एडिशन नहीं चाहिए। अब मैं वही फंक्शन यूज करके, सेम फंक्शन यूज करके, मैं चाहता हूं 2 नंबर का एडिशन मुझे चाहिए, 45 प्लस 45 90 है, मुझे आंसर चाहिए। तो उसके लिए भी मुझे अलग फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने ओवरलोड कर दिया। अब ओवरलोड करके मुझे आर्गुमेंट पास करनी है। ठीक है, यही ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग क्या कहता है, मेथड का नाम सेम होना चाहिए, बस आर्गुमेंट आपका डिफरेंट होना चाहिए, आर्गुमेंट आपका डिफरेंट होना चाहिए, मेथड का नाम सेम होना चाहिए। आप देखो 90, हमारा रिजल्ट 190 आ गया। अब कंपाइलर जैसे ही ये मिला, हमें 2 आर्गुमेंट मिला, अब कंपाइलर क्या समझे, कंपाइलर जाएगा टेस्ट क्लास के अंदर। अब टेस्ट क्लास के अंदर आएगा, अब देख बोलेगा कि भैया किसके पास 2 आर्गुमेंट वाले मेथड हैं जिसका नाम है ऐड। अब यहाँ पे पहले तो बोलेगा कौन से ऐसे मेथड जिसका नाम है ऐड। अब ऐसे 3 मेथड निकल गए, ऐड, ऐड यहाँ, ऐड यहाँ, 3 मेथड मेथड निकल गए। अब यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आई, अब कंपाइलर कहेगा नहीं मेरे पास तो मेथड सिग्नेचर है। तो अब मुझे आप ये बताओ किसके पास 2 आर्गुमेंट है जो इंटीजर टाइप आर्गुमेंट ले रहा है, कौन सा ऐसे ऐड मेथड है जो जिसके पास 2 आर्गुमेंट है जो इंटीजर टाइप मेथड ले रहा है। तो यहाँ पे इसने रेज किया, हैंड रेज किया कि हाँ भाई मैं हूं यहाँ पे। अब ये कंपाइलर समझ जाएगा कि हाँ, हमको इसी को कॉल करना है। अब इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ ये वाली इसकी फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये ओवरलोडिंग हुई, हमने यहाँ पे ऐड फंक्शन को ओवरलोड किया। सबसे पहले इसमें हमारे पास ए एंड बी था प्लस करने के लिए, इसको हमने ओवरलोड किया, ए बी सी को प्लस किया, फिर से इसको ओवरलोड किया, ए बी सी डी को ओवरलोड किया और ऐड कर दिया, एंड ये प्लस डी होगा। ठीक है, ठीक है, सो सिंपल ना। तो ये था ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, अब इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम समझेंगे जो काफी ज्यादा डाउट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट के अंदर। इन सारे केसेस को हम वन बाय वन करके देखेंगे, वन बाय वन करके समझेंगे। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे, कुछ केसेस लेंगे जो ज्यादा हमें इस ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करें हमारे माइंड में, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर हो हमारे माइंड में। ठीक है, अब यहाँ पे हम केस 1 लेंगे, तो केस 1 के लिए यहाँ पे हम ये सारे मेथड को हटा देते हैं और या ये सारे मेथड को हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम केस 1 लेंगे,
केस वन, केस वन क्या कह रहा है कि व्हाट इफ एन एम्बिग्यूटी रेज इन द कंपाइलर, ठीक है, व्हाइल द कंपाइलिंग द कोड, ठीक है, व्हेन एम्बिग्यूटी रेज्ड, किस केस में एम्बिग्यूटी रेज हो सकता है, वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, इस केस में डिस्कस करेंगे। सपोज एक मेथड है, एक मेथड है पब्लिक, पब्लिक वाइड, वाइड m1 एंड इसके अंदर दे देते हैं स्ट्रिंग str, ठीक है, स्ट्रिंग str, ठीक, साउट एंड माय नेम इज, माय नेम इज, एंड यहाँ पे str डाल दिया, सिंपल है। एक हमने मेथड लिया void m1 करके, उसके अंदर हमने आर्गुमेंट पास कर दिया स्ट्रिंग str। अब दूसरे केस में एम्बिग्यूटी कहाँ रेज हो सकती है, अगर हम सेम मेथड विद सेम सिग्नेचर ले रहे हैं तो यहाँ एम्बिग्यूटी रेज हो रही है, और एम्बिग्यूटी रेज हो रही है तो कंपाइल टाइम इसे चेक करके कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, तो ये पहला केस हो गया। लेकिन सपोज यहाँ पे क्या हो, एक छोटा सा मैं ट्विस्ट ले रहा हूँ, तो इस पे मैं क्या करूँ, यहाँ स्ट्रिंग str ना लेके मैं एक ऑब्जेक्ट टाइप ले लूँ, ऑब्जेक्ट ओबीजे, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करा दूं इसके अंदर, ठीक है, ओके। अब मैंने दो चीजें ली, ठीक है, ठीक है, मैंने दो चीजें ली, एक स्ट्रिंग str, m1 नेम का मेथड है, उसमें आर्गुमेंट पास हो रहा है स्ट्रिंग टाइप का, एक m1 सेम मेथड है m1, उसके अंदर आर्गुमेंट पास हो रहा है ऑब्जेक्ट टाइप का, तो यहाँ पे ओवरलोडिंग हो गया, ये ओवरलोडिंग हो गई, ठीक है, ओवरलोडिंग हो गई, या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, हो गया। अब हम इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमने इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से सपोज अगर हमने कॉल किया ऑब्जेक्ट डॉट m1 एंड इसके अंदर हमने पास किया सपोज अब्दुल, यानी कोई स्ट्रिंग हमने पास किया अब्दुल, क्या आउटपुट आएगा, माय नेम इज अब्दुल, सिंपल है, क्या आउटपुट आएगा, माय नेम इज अब्दुल। क्यों, क्योंकि ये m1 किसको कॉल करेगा, स्ट्रिंग टाइप को, कंपाइलर जाके चेक करेगा m1 नाम का कोई मेथड है, दो मेथड रेज करेंगे, हैंड रेज करेंगे, हाँ m1 मैं हूं, m1 मैं भी हूं, फिर कंपाइलर कहेगा कि स्ट्रिंग टाइप का m1 कौन है, स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट वाला m1 कौन है, तो ये वाला हैंड रेज करेगा, ये वाला हैंड रेज करेगा, तो कंपाइलर से एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करके माय नेम इज अब्दुल यहाँ पे प्रिंट कर देगा, सिंपल है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या करें, अगर हम सपोज obj डॉट m1 करें एंड इसके अंदर हम एक न्यू ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया हमने, सिंपल है। ओबीजे क्या है, ये कैपिटल ओ है, कैपिटल ऑब्जेक्ट है, ये एक रूट रूट क्लास होता है सारी क्लासेस का, तो उस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट दे दिया। अब अब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर फिर से आएगा इस टेस्ट क्लास के अंदर, इस टेस्ट क्लास के पास आएगा, कहेगा भाई तुम्हारे पास m1 नाम का कोई मेथड है, तो दो हैंड रेज होंगे, एक ये वाला m1, एक ये वाला m1, फिर कंपाइलर कहेगा भाई जो ऑब्जेक्ट टाइप का आर्गुमेंट ले रहा हो, जो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा हो, वो कौन है, तो ये वाला मेथड हैंड रेज करेगा कि हाँ भाई मैं ऑब्जेक्ट टाइप ले रहा हूं, आप मुझे मेरे पास आओ। अब ठीक है, ये ओबीजे डाल देते हैं, फाइन। अब ये वाला मेथड, ये वाला जो फंक्शनैलिटी m1 ये वाली, ये एग्जीक्यूट होनी है, अब ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, आउटपुट जो भी आना होगा न्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का कोई एक हेक्साडेसिमल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आगे, ओके फाइन। अब सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे एक, यहाँ पे एम्बिग्यूटी, ये देखो एम्बिग्यूटी मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, एम्बिग्यूटी रेज्ड हियर, रेज्ड हियर, ठीक है, क्या एम्बिग्यूटी होगी, ऑब्जेक्ट डॉट m1 और मैंने यहाँ पे नल पास कर दिया। अब आप देखो, खेल देखो, नल स्ट्रिंग में भी है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर भी एग्जिस्ट होता है, नल ऑब्जेक्ट के अंदर भी होता है, तो ये नल एक ऑब्जेक्ट भी है, एक स्ट्रिंग भी है, नल एक ऑब्जेक्ट भी है, एक स्ट्रिंग भी है, तो नल इज ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग बोथ, दोनों है, नल एक ऑब्जेक्ट भी है, एक स्ट्रिंग भी है। अब कंपाइलर कहेगा कि जाएगा टेस्ट क्लास के पास, कहेगा भाई तुम्हारे पास कोई m1 नाम का मेथड है क्या, तो दो मेथड रेज करेंगे, m1 ये वाला, m1 ये वाला। अब कहेगा कि भाई तुम्हारे पास ऐसा कोई मेथड है m1 का जो नल लेता हो, नल एक्सेप्ट करता हो, नल टाइप स्ट्रिंग भी होता है, नल टाइप ऑब्जेक्ट हो, तो इस बार भी दोनों मेथड m1 एंड m1 हैंड रेस करेंगे, दोनों मेथड m1 एंड m1 हैंड रेस किया। अब जब दोनों ने हैंड रेस किया, अब कंपाइलर क्या यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें किसको देना है, लेकिन नहीं, इन सब सिनारियों में अगर
अगर अगर ये जो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिया, एक किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, एक ऑब्जेक्ट टाइप का है, अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, तो हमेशा कंपाइलर लोअर वाले को प्रेफर करेगा। ठीक है, लोअर वाले को प्रेफर करेगा। यहां पे हायर अथॉरिटी पे कौन है, ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट सभी क्लासेस का रूट क्लास होता है। ऑब्जेक्ट सभी क्लासेस का रूट क्लास होता है। स्ट्रिंग यहां पे किसका चाइल्ड है, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यहां पे मैं कमेंट दे देता हूं, ऑब्जेक्ट इज पेरेंट ऑफ, या ऑब्जेक्ट इज रूट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस। दैट इज सो सिंपल। अब यहां पे लोगों के अंदर ये एम्बिग्यूटी आएगी कि नल तो भाई ऑब्जेक्ट का भी होता, नल तो स्ट्रिंग का भी होता, तो ये किसको देगा इस बार? तो हमेशा कंपाइलर लोअर वाले को प्रीफर करेगा और उसको दे देगा। अभी हमारा आउटपुट क्या आएगा, पहले में आएगा माय नेम इज अब्दुल, दूसरे में आएगा माय नेम इज समथिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू, एंड देन थर्ड में आएगा कुछ माय नेम इज अब्दुल। ठीक है, हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स सी, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। आप यहाँ पे देखो माय नेम इज अब्दुल एंड माय नेम इज जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कुछ हेक्साडेसिमल वैल्यू आ गई है। और ये क्या है, हमारा एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है वो ऑब्जेक्ट क्लास में प्रेजेंट है। तो ऑब्जेक्ट क्लास कहाँ पे है, जावा डॉट लैंग डॉट ओबीजे, और उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वैल्यू है, किधर जाना है ये ऑब्जेक्ट। और तीसरा क्या है, माय नेम इज नल। ठीक है, क्योंकि हमने नल पास किया था। अब देखो माय नेम इज नल, नल आया किसके पास, स्ट्रिंग के पास आया। ठीक है, स्ट्रिंग के पास आया। तो हमेशा जब ऐसी एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है ना, तो अगर उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन है, उन दो ओवरलोडेड मेथड के बीच में रिलेशन है, जैसे पहला ओवरलोडेड के किस आर्गुमेंट का टाइप था स्ट्रिंग, दूसरा ओवरलोडेड मेथड का आर्गुमेंट टाइप था ऑब्जेक्ट, तो स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन था। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं रहता तो हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलता। अब इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, केस नंबर 2, केस 2 लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी एग्जांपल में केस 2, ये एग्जांपल पूरा प्रॉपर समझ में आ गया होगा। तो इसी एग्जांपल में केस 2 लेता हूं और यहाँ पे काम, छोटा सा काम करता हूं मैं, इसमें आर्गुमेंट वैल्यू चेंज करके मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बफर ले लिया। अब लोग अगर स्ट्रिंग बफर नहीं पढ़े होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक स्ट्रिंग बफर आप समझ लो, ये भी एक क्या है, क्लास है। ठीक है, ठीक है, अब स्ट्रिंग बफर ले लिया। ठीक है, स्ट्रिंग बफर ले लिया। अब स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे सेम लेवल पे हैं, दोनों का लेवल अप एंड डाउन नहीं है। जैसे ऊपर वाले में क्या था, दूसरे पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था, रूट क्लास था, पेरेंट क्लास था, स्ट्रिंग क्या था, चाइल्ड क्लास था। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर दोनों सेम लेवल पे है, ना ही कोई पेरेंट है ना ही कोई चाइल्ड है, सब अपने अपने में क्या है, राजा है। तो इस केस में कोई लेवल नहीं बना, जब भी कोई लेवल नहीं बना, कोई पेरेंट कोई चाइल्ड का रिलेशन नहीं बना यहाँ पे, तो इस केस में यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट, अब यहां पे देखो, नल जो है नल किसके लिए भी वैलिड है, स्ट्रिंग के लिए भी वैलिड है, और नल किसके लिए वैलिड है, स्ट्रिंग बफर के लिए भी वैलिड है। ठीक है, नल स्ट्रिंग बफर के लिए, नल स्ट्रिंग के लिए भी वैलिड है। ठीक है, ओके, सो लेट मी एग्जीक्यूट दैट test.java. Okay, so okay, fine, so here sp, ठीक है, and fine, yeah, so string buffer के लिए हम यहाँ पे दे देते हैं समथिंग वैल्यू लाइक शोएब, कोई वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, नाउ लेट मी रन दिस test.java। अब आप यहाँ पे देखो, रेफरेंस टू M1 इज एम्बिग्यूअस, क्या प्रॉब्लम आई, एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आ गई। अब यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि अब हम किसको देंगे, दोनों तो सेम लेवल पे हैं, दोनों सेम लेवल पे, मैं किसके दूं। ठीक है, तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आई। हुआ क्या चीज यहाँ पे, सबसे पहले जब M1 कॉल हुआ विद स्ट्रिंग, तो कंपाइलर जाएगा यहाँ पे चेक करेगा कि भैया कौन है यहाँ पे जो M1 नाम का मेथड और स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। ठीक है, तो इसको मेथड ने इसको दे देगा। फिर दूसरा आया, यहाँ पे हमने दूसरा कॉल किया M1, ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग है।
आएगा भैया यहाँ पे मैं स्ट्रिंग हूँ, यहाँ पे मुझे दे दो, ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब तीसरी वैल्यू अब यहाँ पे देंगे, स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे नल दे दी। अब नल जो है इसके लिए भी है, स्ट्रिंग के लिए भी है, और स्ट्रिंग बफर में भी एग्जिस्ट करता है। अब कंपाइलर आएगा, टेस्ट क्लास से पूछेगा आपके पास M1 नाम का कोई मेथड है, दो हैंड रेज होंगे, हाँ मैं भी हूँ एंड मैं भी हूँ, दो दो हैंड रेज होंगे। फिर कंपाइलर बोलेगा कि नहीं हमें ऐसा मेथड चाहिए जो नल लेता हो, तो ये दोनों कहेंगे हाँ मैं नल लेता हूँ, अब मैं नल लेता हूँ। अब कंपाइलर कहेगा कि अब मुझे चेक करने दो कि कौन कोई रिलेशनशिप है तुम्हारे बीच में, अगर रिलेशनशिप होगा तो लोअर वाले को मैं दे दूंगा, लोअर लेवल वाले को या चाइल्ड क्लास को दे दूंगा, तुमको नहीं दूंगा, पेरेंट को नहीं दूंगा, ठीक है। अब ये कंपाइलर चेक करेगा, चेक करके देखा कि ये दोनों सेम लेवल पे हैं, स्ट्रिंग भी सेम लेवल पे है, स्ट्रिंग बफर भी सेम लेवल पे है, मतलब इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग के बीच में रिलेशनशिप बन रहा था, ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग के बीच में रिलेशनशिप बन रहा था, तो यहाँ पे वो तुरंत स्ट्रिंग को दे देता। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम लेवल पे, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा और यहाँ पे एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम रेज हो जाएगी। तो ये है केस 1 एंड केस 2, जो एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम रेज होती है ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में। ओवरलोडिंग अच्छा है, कर रहे हो ओवरलोडिंग फाइन है, लेकिन ओवरलोडिंग में ये केस आपको ध्यान रखना है कि अगर जब ओवरलोडिंग कर रहे हो तो जो ओवरलोडिंग आर्गुमेंट पास कर रहे हो आप, तो आर्गुमेंट जो आर्गुमेंट पास कर रहे हो वो सारे आर्गुमेंट के बीच में एक लेवल होना चाहिए, एक रिलेशनशिप होना चाहिए, अदरवाइज हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी। कौन सी कंपाइल टाइम? एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम, ठीक है, एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम है देखने को मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है ओवरलोडिंग। अब हम केस 3 देखते हैं, ठीक है, केस 3 देखते हैं। तो ये केस 3 ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस बन जाता है, तो इस केस को हम प्रॉपर अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम चीजें यहाँ से हटाते हैं एंड रिमूव करते हैं, या फिर रहने देते हैं, या रहने देते हैं। एक पब्लिक क्लास वाइड M1 है, केस 3 यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। केस 3 है और एम्बिग्यूटी रेज प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, हम पे डिस्कशन विथ वेर आर्ग मेथड। अब वेर आर्ग मेथड जो लोगों नहीं पढ़े तो आप प्लीज स्टार्टिंग के मेरी वीडियोस देख लो, मैंने वेर आर्ग मेथड के ऊपर वीडियो हमने बनाई है, तो वेर आर्ग मेथड आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेर आर्ग मेथड, ठीक है, मेथड। ओके, सपोज हमने क्या किया, एक M1 नाम का मेथड बनाया और इसके अंदर मैंने आर्गुमेंट वैल्यू पास कर दी इंट आई, ठीक है, आई हमने आर्गुमेंट वैल्यू पास कर दी, और इसमें मैंने एक मैसेज दे दिया, इसमें मैसेज दे देते हैं, या इसको हटाते हैं, जनरल टाइप मेथड इज कॉल्ड, ठीक है, जनरल टाइप मेथड इज कॉल्ड, ठीक है। अब इसको ओवरलोड करके, इसी को ओवरलोड करके मैंने दूसरे वाले मेथड को क्या किया, इसको वेर आर्ग मेथड बना दिया। अब वेर आर्ग मेथड बनाने के लिए आपको पता ही है हमें 3 डॉट लगाना पड़ता है, हमने 3 डॉट लगाया एंड फिर हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल एक्स नेम दे दिया, ये क्या हमारा वेर आर्ग मेथड है। जिन लोगों ने वेर आर्ग मेथड मेरा नहीं देखा, तो आप वहां जाके वीडियो देख लो, वेर आर्ग मेथड आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो फीचर्स हैं वेर आर्ग मेथड में, इसके जो केसेस हैं वो सारे हमने कवर किए हैं वेर आर्ग मेथड में स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें देख लेना, ओके। तो हमने यहाँ पे एक वेर आर्ग मेथड बनाया, सो सिंपल, ठीक है। ओके, लेट मी पुट द चार्जर, या हियर, ओके। सो हमने एक वेर आर्ग मेथड बना लिया और इस वेर आर्ग मेथड में एक मैसेज दे देते हैं, समथिंग कुछ इंटरेस्टिंग मैसेज, या दे देते सिंपल वेर आर्ग मेथड कॉल्ड, ठीक है, सिंपली वेर आर्ग मेथड इज कॉल्ड, ओके। अब मेन क्लास में आते हैं, इसके अंदर हम टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये सारी चीजें हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सिंपल है, सिंपल। हमने अब तक हमने क्या किया, हमने एक क्लास टेस्ट लिया, उसके अंदर एक M1 नाम का मेथड लिया और पहले में हमने क्या लिया, इंटीजर आई टाइप का आर्गुमेंट ले लिया। अब इसी M1 मेथड को हमने ओवरलोड कर दिया, ओवरलोड करके एक वेर आर्ग मेथड हमने बना लिया, ठीक है, वेर आर्ग मेथड हमने उसमें पास कर दिया, ठीक है, ओके, ठीक है। अब वेरिएबल, वेर आर्ग क्या होता है, एक वेरिएबल आर्गुमेंट होता है, कोई भी आर्गुमेंट हम दे सकते हैं उसमें, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, जीरो से लेके एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं, ये सारे आर्गुमेंट पास करेगा, जीरो से हर एक आर्गुमेंट, जीरो से एनी नंबर, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं वेर आर्ग मेथड, ठीक है, ओके। इसका डीप डिस्कशन हमने किया हुआ, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो विद एग्जांपल, विद केसेस, विद कंक्लूजंस, राइट,
ओके, सो मेन मेथड में आते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट नाम का एक एक टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको ऑब्जेक्ट बना के हमने इस ओबीजे में स्टोर कर दिया, ओबीजे नाम के रेफरेंस वेरिएबल में। अब स्टोर करने के बाद हम इस m1 को एक्सेस करते हैं। सबसे पहले m1 को एक्सेस किया और हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। अब आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि m1 हमने मेथड दिया है, कॉल किया, लेकिन इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास कोई भी आर्गुमेंट वाला ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जो जिसके पास आर्गुमेंट नहीं है, जिसके पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला था कि वेर आर्ग मेथड क्या चीज होती है। वेर आर्ग मेथड एक ऐसा वेरिएबल आर्गुमेंट वाला मेथड होता है जो जीरो से लेके एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। तो मैंने जीरो इंक्लूड किया ना, तो जीरो से लेके एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। तो इसमें क्या सीन होगा, जैसे ही कंपाइलर ऑब्जेक्ट डॉट एम को एग्जीक्यूट करेगा, अब M1 के पास M1 ऑब्जेक्ट, अब ये किसका ऑब्जेक्ट है, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये टेस्ट क्लास के पास जाएगा, टेस्ट से पूछेगा कि आपके पास M1 नाम का कोई मेथड है। तो दो लोग हैंड रेज करेंगे, M1 एंड M1, दो लोग हैंड रेज करेंगे। अब जैसे दो लोग हैंड रेज किए, अब कंपाइलर बोलेगा कि आपके पास M1 नाम का मेथड है जो एक भी आर्गुमेंट ना लेता हो, तो ये तो पहले ही पीछे हट जाएगा। दूसरा ये वाला हैंड रेज करेगा एंड बोलेगा कि हाँ जी मैं ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ लेकिन मैं ले सकता हूँ। तो ये कंपाइलर इसको हैंड ओवर करके इसे एग्जीक्यूट करेगा। आउटपुट आएगा वेर आर्ग मेथड इज कॉल्ड। लेट मी शो यू। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, लेट मी शो यू। जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। वेर आर्ग मेथड इज कॉल्ड, सिंपली, है ना। ये सीन था। अब सपोज मैंने क्या किया, इसी को मैंने obj डॉट m1, इसके अंदर मैंने आर्गुमेंट पास कर दी, लाइक समथिंग 23 कॉमा 56 समथिंग, या लाइक 67 या 89 एंड 90 समथिंग, ऐसा पास कर दिया मैंने। इतना कुछ आर्गुमेंट हमने पास कर दिया। जो इतना आर्गुमेंट हमने पास किया तो आपके अकॉर्डिंग ये तो गलत हो जाएगा। आप सोचो कि गलत है ना। जिसने वेर आर्ग मेथड नहीं पढ़ा वो तो बोलेगा गलत है, लेकिन यहाँ ओवरलोडेड है। वेर आर्ग मेथड, ये M1 मेथड ओवरलोडेड है। तो सबसे पहले कंपाइलर आएगा किसके पास, किसका ऑब्जेक्ट है, ओबीजे किसका ऑब्जेक्ट है, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो टेस्ट क्लास के पास आएगा और पूछेगा कि आपके पास M1 मेथड है, तो दो हैंड रेज होगा, एक ये और एक ये। फिर उसके बाद कंपाइलर बोलेगा ऐसा आर्गुमेंट जो एक दो तीन चार पांच, पांच आर्गुमेंट, ऐसा मेथड जो पांच आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा हो। तो ये तो पहले हैंड हटा लेगा, निकल लेगा, भटक लेगा। फिर उसके बाद ये आएगा कि हाँ मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि 0 to मैं एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट में एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो फिर से क्या प्रिंट होगा, वेर आर्ग मेथड। आप ये भी मैं शो कर देता हूँ, लेट मी शो यू। जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ओके, सो जावा टेस्ट, दो बार वेर आर्ग मेथड कॉल हो गया। ठीक है, अब सेम टाइम पे एक बार मैं क्या करूं, obj डॉट m1 एंड इसके अंदर मैंने पास कर दिया 10, 10 वैल्यू पास कर दी। अब ये किसके पास जाएगा, अब यहां पे m1 मेथड नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके हिसाब से क्या एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी, क्योंकि ये मैंने तो कहा था कि ये 0 टू एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है और ये तो वन आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। तो जैसे ही ओबीजे किसका ऑब्जेक्ट है, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो M1 कंपाइलर टेस्ट क्लास के पास है और बोलेगा आपके पास M1 नाम का कोई मेथड है, तो दो हैंड रेज होंगे, दो हैंड रेज हो गए, एक ये M1 एक ये M1 रेज होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, जिसके पास ओनली वन आर्गुमेंट इज एक्सेप्टिंग, ओनली वन आर्गुमेंट इज एक्सेप्टिंग, तो ओनली वन आर्गुमेंट ये हैंड रेज करेगा और ये चुपचाप बैठ जाएगा, बोलेगा कि जब कोई है एक्सेप्ट करने वाला तो मैं हैंड रेज नहीं कर सकता। तो कंपाइलर हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी देता है वेर आर्ग मेथड को, लीस्ट प्रायोरिटी देता है वेर आर्ग मेथड को। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा उस टाइप का मेथड तभी उस मेथड के पास जाता है, अदरवाइज नहीं जाता है। एग्जिस्ट कर रहा है तो लीस्ट प्रायोरिटी देता है, लीस्ट प्रायोरिटी, मार्क माय वर्ड, लीस्ट प्रायोरिटी। वेर आर्ग मेथड हैव द लीस्ट प्रायोरिटी टू एग्जीक्यूट, सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है अगर नहीं मिलेगा तो। अब जैसे M1 यहाँ पे एक आर्गुमेंट ये भी ले सकता है, एक आर्गुमेंट ये भी ले सकता है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अब इस बार कौन सा प्रिंट हुआ, जनरल टाइप मेथड इज कॉल्ड। अब मैं लेट मी शो यू, जनरल टाइप मेथड विल बी कॉल्ड, या जावा टेस्ट। आप देखो दो बार वेराग मेथड कॉल हुआ, तीसरी बार जनरल टाइप मेथड इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ले लिए ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, वेर आर्ग मेथड हमेशा एज अ डिफॉल्ट केस की तरह रन होता है।
स्विच स्टेटमेंट आपने पढ़ा, तो स्विच स्टेटमेंट एक डिफॉल्ट केस होता है, तो डिफॉल्ट केस की तरह ही वेर आर्ग मेथड काम करता है। समझ में आया? क्लियर है? सो होप सो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। मैंने हर एक पॉसिबल केसेस को ले लिया, कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंपाइल टाइम में ही चेक कर लेता है। ठीक है, ये डायनेमिक नहीं है। इसको स्टैटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंपाइल टाइम में ही चेक हो रहा है, रन टाइम में नहीं जा रहा। जो चीज रन टाइम में जाती है उसे हम डायनेमिक कह देते हैं, उसको हम लेट बाइंडिंग कह देते हैं। इसको अर्ली बाइंडिंग क्यों कहते हैं? कि ये पहले ही बाइंड होके पहले ही सब कुछ चेकअप कर लेगा। ओवर राइडिंग के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं होता है। ओवर राइडिंग के कॉन्सेप्ट को हम लेट बाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, एरर्स होती हैं, वो सारी की सारी रन टाइम में चेक होती हैं। और कम ओवरलोडिंग में सारी की सारी प्रॉब्लम्स, इश्यूज कंपाइल टाइम में चेक होती है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या अर्ली बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। और उसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, या ओवर राइडिंग कहते हैं, या लेट बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, या लेट बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी।